हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी सर। सर। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब शेयर करते हैं स्क्रीन। नया लेक्चर। क्या था लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद है आप लोगों को? सर आर्मेचर रिएक्शन कंप्लीट किया था ना? बिल्कुल सही। ये देखिए मैंने स्लाइड ऑन कर दी। हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम्स विद कम्प्यूटेशन इन रियल मशीन्स। तो इसको जल्दी से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इसको छोटा सा रिवाइज कर रहा हूँ। इसको जल्दी से देख लीजिए कि हमारे पास कंप्यूटेशन में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं रियल मशीन में। कि कंप्यूटेशन क्या है? हमारी स्विचिंग है। ठीक है जी। ओके, कंप्यूटेशन हमारी क्या है? स्विचिंग है रियल मशीन में। ठीक है, तो उसके हमने दो इफेक्ट्स देखे थे, आर्मेचर रिएक्शन और एल डी अपॉन डी टी वोल्टेजेस। एल डी अपॉन डी टी वोल्टेजेस। भाई ये मैसेज क्या कर रहे हैं? अच्छा, बाद में करो यार, अभी क्लास चलने दो। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास कंप्यूटेशन के दो प्रॉब्लम्स हैं, आर्मेचर रिएक्शन और एल डी अपॉन डी टी वोल्टेजेस। तो आर्मेचर रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में देखे थे। क्या होते हैं आर्मेचर रिएक्शन? कोई बताना चाहेगा? सर न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट की वजह से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले न्यूट्रलाइज थी, वहाँ पे कुछ वोल्टेज फाइनाइट वोल्टेज आता है, उसकी वजह से स्विचिंग में स्पार्किंग आती है। हाँ बिल्कुल ये होता है, मगर ये आर्मेचर रिएक्शन नहीं है। अगर आपसे पूछे आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, तो आप कहें कि लोड लगने की वजह से जो करंट आता है, वो करंट कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी लेकर आएगा रोटर के अंदर, आर्मेचर के अंदर। वो मैग्नेटिक फील्ड, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड जो मौजूद होगी, उसको डिस्टॉर्ट करेगी। ये डिस्टॉर्शन आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है जी। आर्मेचर रिएक्शन देखो, नाम से पता चल रहा है कि आर्मेचर वो वाइंडिंग है जो रोटर पे हुई है, उस वो रिएक्ट कर रही है। तो आर्मेचर वाइंडिंग रिएक्ट कैसे करेगी? जब लोड लगेगा तो करंट आएगा आर्मेचर वाइंडिंग में, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाएगा, वो ओरिजिनल को डिस्टॉर्ट करेगी। दैट इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन, डिस्टॉर्शन। उस डिस्टॉर्शन से दो मसले होंगे। एक मसला तो न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट का होगा जो आपने बता दिया, एक और मसला भी होगा जो आपने नहीं बताया, फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट। ये दोनों हमने पढ़े थे। तो आर्मेचर रिएक्शंस क्या है? डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फील्ड। तो डिस्टॉर्शन होने की वजह से हमारे पास जो मसले आए वो क्या आया? पहला आया न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट, कि हमारा न्यूट्रल प्लेन ये होता था। ये कौन सी जगह है? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रलाइज हो रही है। मगर हमने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन से ये न्यूट्रलाइज यहां पे नहीं होने लगी, बल्कि शिफ्ट हो गई राइट और लेफ्ट और राइट। तो कैसे, कहां जाएगी? अगर ये जनरेटर है, अगर ये चीज जनरेटर है, तो ये जहां पर मूवमेंट हो रही है, जैसे यहाँ एंटी क्लॉक दिखाई है, तो वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पर चला जाएगा न्यूट्रल प्लेन। तो लेफ्ट साइड पे जाने की वजह से क्या होगा कि अब यहां पर 0 0 होने लग जाएगा वोल्टेज, यहां पर कोई फाइनाइट वोल्टेज आ जाएगा। अब होता क्या है कि हमारे जो कार्बन ब्रशेस हैं वो तो यहां लगे हुए होते हैं, क्योंकि मोटर का जहां न्यूट्रल प्लेन होगा वहां 0 वोल्टेज होगा, वहीं पे कार्बन ब्रश लगा होगा, ताकि जब वो कम्यूटेटर सेगमेंट्स को शॉर्ट करे तो 0 वोल्टेज की वजह से कोई करंट फ्लो ना करे। मगर न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट होने की वजह से यहाँ 0 नहीं रहा, ब्रश तो यहीं पे लगा हुआ है, उसने यहीं पे शॉर्ट किया, न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट हो गया, वोल्टेज फाइनाइट आ गया, कोई 0 नहीं रहा। तो शॉर्ट पाथ पे करंट स्टार्ट हो गया, मगर अगले ही इंस्टेंट पे उसका करंट का पाथ इंटरप्ट होगा, क्योंकि शॉर्टिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो चीज घूम रही है। कार्बन ब्रश एक इंस्टेंट पे कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट करेगा, अगले पर खोल देगा। तो जब ये जैसे ही इंटरप्ट होगा पाथ, तो उसी पाथ पर स्पार्किंग होगी। दैट इज द प्रॉब्लम। आर्किंग निकलेगी, स्पार्किंग होगी। और अगर ये मोटर होती तो न्यूट्रल प्लेन राइट पे शिफ्ट कर जाता। तो यार मसला लेकिन ये है कि आप लेफ्ट पे जाए या राइट पे जाए, दोनों केसेस में यहां से तो जा रहा है ना, यहां से जाएगा तो यहां पर कार्बन ब्रश लगे हैं, तो यहां पर 0 वोल्ट नहीं रह पाएगा, तो आर्किंग स्पार्किंग प्रॉब्लम आएगी। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यहां तक क्लियर बात? ये लास्ट क्लास वाली चीज मैंने रिवाइज की है। यहां तक क्लियर? जी सर। दूसरा मसला, एक तो ये हो गया आर्किंग स्पार्किंग का, दूसरा मसला फ्लक्स वीकनिंग का था। ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, ये कर लिया था ना? जी सर, कर लिया था। फ्लक्स वीकनिंग क्या होती है? जैसे अभी आपने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है, कि उसकी अपनी फील्ड आ रही है, तो वो अपनी फील्ड डिस्टॉर्ट कर रही है ओरिजिनल फील्ड को।
तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था डिस्टॉर्शन से मुराद क्या है, तो बच्चे कह रहे थे सर माइनस करना, नहीं, माइनस करे या प्लस करे दोनों को डिस्टॉर्शन कहेंगे, यानी ओरिजिनल से हटा रही है। तो हमने देखा था कि ये है इसका मेन जगह, यानी मेन पोल एमएमएफ है, देखिए लिखा है पोल एमएमएफ, ये अपनी जगह से इधर को भी हटा रही है और इस साइड पे भी हटा रही है। तो ये जब इस साइड पे हटा रही है तो ये प्लस कर रही है, और जब इस साइड पे हटा रही है तो माइनस कर रही है। ये पोल एमएमएफ आर्मेचर, यानी आर्मेचर एमएमएफ है। ये पोल यानी पोल एमएमएफ माइनस आर्मेचर है, ये पोल एमएमएफ प्लस आर्मेचर है। तो आर्मेचर एमएमएफ प्लस भी कर रहा है, माइनस भी कर रहा है, मगर इसका इफेक्ट जो फ्लक्स पर आ रहा है वो क्या आ रहा है, चूंकि ये ग्राफ लीनियर नहीं रहा, नॉन लीनियर हो गया, सैचुरेट हो गया, और हम लोग यहां पर ऑपरेट करें, ये मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट है ये जगह, क्योंकि हमें फ्लक्स ज्यादा चाहिए था, हम यहीं पे करते हैं काम। तो जो प्लस कर रहा था उससे जो फ्लक्स मिला है वो इतना मिल रहा है ये, और जो माइनस कर रहा है उससे जो फ्लक्स कम हो रहा है वो इतना हो रहा है। तो अब आप खुद देख लें क्या ये इक्वल है, ये दोनों जगहें इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है तो नेट इफेक्ट जीरो नहीं होगा, बल्कि नेट इफेक्ट क्या होगा कि फ्लक्स जो है वो गिर रहा है, इट्स कॉल्ड फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट। अगर हम यहां ऑपरेट कर रहे होते ना इस जगह पे, तो जितना बढ़ता और जितना, यानी जितना बढ़ता एमएमएफ और जितना गिरता है एमएमएफ, उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम यहां पर फ्लक्स देखते तो आप देखेंगे वो तकरीबन बराबर होगा। तो यहां पर नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये लीनियर रीजन था, मगर हम ऑपरेट यहां कर रहे थे, तो ये फ्लक्स वीकेन हो जाएगा। ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। यहां तक क्लियर बात? यस सर। सवाल, क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन यहां तक? कोई क्वेश्चन नहीं तो हेडिंग दीजिए सॉल्यूशंस। बल्कि ये रह गया था या ये करवा दिया था मैंने, एलडी अपॉन डीटी? सर ये नहीं करवाया, नहीं करवाया, हो गया था? नहीं करवाया, ये नहीं करवाया नहीं सर। हुआ तो हेडिंग दीजिए ये एलडी अपॉन डीटी, एलडी अपॉन डीटी वोल्टेजेस। अच्छा एक बात बताओ, ये एलडी अपॉन डीटी ये कहीं देखा है आप लोगों ने? जी सर ये वोल्टेज है इंडक्टर का। बिल्कुल सही, ये इंडक्टर का वोल्टेज है, इंडक्टिव किक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए अब जरा एक बड़ा अहम प्रॉब्लम, हम ये कह रहे हैं कि द सेकंड मेजर प्रॉब्लम क्या है, एलडी अपॉन डीटी। देखो एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था ना कि किसी भी एसी मशीन के अंदर जो होती है वो ऑल्टरनेटिंग होती है, बताई थी ना बात? जी सर। लेकिन जब बाहर निकलती है तो डीसी हो जाती है। तो ये कौन कर रहा है? कम्यूटेटर। ये बीच में क्या लगा हुआ है, कम्यूटेटर सेगमेंट, बिल्कुल ठीक। तो मैंने आपको कहा था कि कम्यूटेटर सेगमेंट कैसे कर रहा है, स्विचिंग के थ्रू, सर्किट को स्विच कर देता है। तो सर्किट जब स्विच होता है तो करंट जाहिर है स्विच होता है। तो अब आप देखेंगे हो क्या रहा है, चूंकि यहां पर तो करंट रिवर्स हो रहा है, भाई ठीक कह रहा हूं ना, करंट रिवर्स हो रहा है ना भाई, करंट रिवर्स हो रहा है, तो माइनस साइन आ गया करंट रिवर्सल की वजह से। और यहां पर कम्यूटेटर स्विचिंग से करंट रिवर्स कर रहा है, यानी जब करंट, यानी वो स्विच कर देता है सर्किट को तो करंट रिवर्स हो जाता है, तो एक माइनस साइन ये आ गया, ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो गए, प्लस। तो लोड पर जो चीज आपकी मिल रही है वो क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है, ये चीज होती है। तो जब सर्किट यहां पर स्विच करता है वो कब करेगा, जब आपका कार्बन ब्रश शॉर्ट करता है दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स को, क्योंकि होता क्या है कि ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये दूसरा कम्यूटेटर सेगमेंट है, और ये मशीन अगर इस तरह से मूव कर रही है तो वो एक कम्यूटेटर सेगमेंट को छोड़ रहा है, दूसरे की तरफ जा रहा है। तो जब ये जाता है तो करंट रिवर्सल होता है। तो ये भी उसी जगह पे हो रहा है जहां पर न्यूट्रल प्लेन होता है, क्योंकि आपने कार्बन ब्रश को कहां लगाते हैं, वर्टिकल प्लेन पर। जो वर्टिकल प्लेन था वहां पर आपका कार्बन ब्रश लगा हुआ होता है। तो ये काम जब होता है तो करंट की रिवर्सल होती है। तो वो ये कह रहा है कि एक मिसाल लेकर उसने एक बात समझाने की कोशिश की है कि एज्यूम दैट मशीन इज टर्निंग एट 800 आरपीएम। ये क्या दी हुई है, इसकी स्पीड दी हुई है, यानी जो रोटर है वो 800 आरपीएम पे घूम रहा है, ओके। और वो कह रहा है ऐसे कम्यूटेटर सेगमेंट जो है ना, ये जैसे ये लगा हुआ है 1 2, ऐसे पूरे रोटर के ऊपर कितने लगे हुए हैं, 50 कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगे हुए हैं। और हर कम्यूटेटर सेगमेंट जो है वो ब्रश के नीचे से गुजर जाए, उसको कितना टाइम लग रहा है, इतना। तो ये आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो उसने दे दिया बुक वाले ने, आप घर पे करके देख लीजिएगा कि 800 आरपीएम की स्पीड है, एक चीज घूम रही हो और उसमें 50 इक्वल पार्ट्स हो, उसके एक पार्ट किसी एक लोकेशन से कितने टाइम में गुजरेगा।
तो ये निकल आएगा, कैसे निकलेगा, ये वेलोसिटी दी हुई है, ये 50 एक तरह से डिस्टेंस दिया हुआ है और ये उसका टाइम दिया हुआ है, तो फॉर्मूले से निकल आएगा। 12 ये टाइम हमारे पास आ गया। तो इतना टाइम ले रहा है एक कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रुश से गुजरने में, यानी स्विचिंग में। स्विचिंग में हमें कितना टाइम मिला ये। देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होता है, ये DI ओवर DT, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये लिखा हुआ है। कितना होगा, वो कह रहा है कि ये टाइम लग रहा है गुजरने में और करंट था हमारे पास 200 एम्पियर। तो मैंने आपको कहा कि करंट की जब स्विचिंग होगी तो वो 200 से शिफ्ट होकर कहां जाएगा, 0, और 0 से -200, क्योंकि करंट को मुकम्मल तौर पर रिवर्स होना है। तो अगर 200 एम्पियर करंट है तो टोटल जो चेंज ऑफ करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 400 एम्पियर। तो ये एक मशीन है जो काफी हैवी मशीन है, क्योंकि 200 एम्पियर करंट है, मगर ये इंडस्ट्री में आपको कॉमन मिल जाएंगी। 800 आरपीएम पे चल रही है, 50 कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, 200 एम्पियर उसका करंट है, तो ये मिल जाएगी। तो 200 एम्पियर के करंट की मशीन में जब आप ये इसका रेट निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 26667 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, ये काफी बड़ी वैल्यू आ रही है। अब वो कह रहा है विद इवन अ टाइनी इंडक्टेंस, अब अगर एक छोटी सी कोई इंडक्टेंस भी मौजूद हो वहां पर, अ वेरी सिग्निफिकेंट इंडक्टिव वोल्टेज किक विल बी इंड्यूस्ड इन द शॉर्टेड कम्यूटेटर। तो अगर छोटा सा भी कोई इंडक्टिव वहां पर एलिमेंट मौजूद है तो ये L आ जाएगा, और L से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, वोल्टेज। इंडक्टिव किक कहला रहा है, वो उन शॉर्टेड कम्यूटेटर सेगमेंट्स में आ जाएगा। दिस हाई वोल्टेज नेचुरली कॉज स्पार्किंग एट द प्रोसेस ऑफ द मशीन। ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम पैदा करेगा, ये देखें, रिजल्टिंग इन द सेम आर्किंग प्रॉब्लम दैट द न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट। क्योंकि मसला कहां था, मसला ये था कि आपका रोटर था, यहां पर आपने ब्रुश लगाया हुआ है जो कि शॉर्ट कर रहा है। असल मसला होता है ब्रुश का, ब्रुश सेगमेंट्स को शॉर्ट करता है। ब्रुश सेगमेंट्स को, एक मिनट, ब्रुश सेगमेंट्स को शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, जो सेगमेंट गुजर रहे हैं यहां से। तो हम चाहते थे कि यहां पर जो वोल्टेज हो वो इस लोकेशन पे हमेशा 0 वोल्ट रहे, हमेशा यहां पर क्या रहे, 0 वोल्ट रहे। क्योंकि जब ये सेगमेंट को शॉर्ट करेगा उस वक्त यहां 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा तो शॉर्ट होने में करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई आर्किंग प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर दो मसले आए, एक न्यूट्रल प्लेन का आया, न्यूट्रल प्लेन जब इधर उधर हो गया तो यहां 0 नहीं रहा, तो शॉर्टिंग के वक्त करंट आ गया और इंटरप्शन के वक्त करंट ने स्पार्क कर दिया। दूसरा मसला ये हो गया LDI/dt का, कि यहां पर 0 नहीं रहा, कुछ वोल्टेज आ गया इसकी वजह से। तो ये वही प्रॉब्लम है, यानी अब चाहे न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट होने की वजह से वोल्टेज आए या LDI/dt की वजह से वोल्टेज आए, दोनों रियल लाइफ में जो इफेक्ट पैदा करेंगे वो स्पार्किंग। तो इसलिए मैंने जो ट्री बनाया था, अगर आपको याद हो कि ट्री में मैंने क्या दिखाया था कि आर्मेचर रिएक्शन थे, फ्लक्स वीकनिंग था, और दूसरा था हमारे पास क्या, आर्मेचर रिएक्शन और LDI/dt था। हमने कहा था फ्लक्स वीकनिंग तो रियल लाइफ का प्रॉब्लम है, और न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट से जो चीज हुई थी वो आर्किंग थी, और मैंने कहा था जो LDI/dt होगा उसका प्रॉब्लम भी आर्किंग होगी। वो ट्री याद है आपको जो मैंने बनवाया था कल लास्ट क्लास में? जी सर। भाई ट्री याद है ना? तो उसमें आपने क्या देखा था कि न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट की वजह से भी आर्किंग हो रही है और LDI/dt की वजह से भी आर्किंग हो रही है। तो रियल लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, आर्किंग, और दूसरा क्या था, फ्लक्स वीकनिंग, वो तो हो ही रही है। तो ये हमारे पास रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आर्किंग और फ्लक्स वीकनिंग। ओके जी, यहां तक बात क्लियर है सबको? इसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। कोई सवाल है तो पूछ ले। देखो हमने 3 मसले पढ़े हैं, नंबर 1 न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट, नंबर 2 फ्लक्स वीकनिंग, नंबर 3 LDI/dt। पहला और आखिरी मसला यानी न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट और LDI/dt दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला पैदा करें, आर्किंग। और जो बीच में था फ्लक्स वीकनिंग, उसके नाम में जो यानी फ्लक्स वीकनिंग बता रहा है, प्रॉब्लम भी रियल लाइफ में वही आ रही है कि फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये है मसले, इनको हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है? एनी क्वेश्चन? हेलो, इससे क्लियर है? हेडिंग दीजिए सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स विद कंपटीशन, सॉल्यूशंस, और लिखें 3 अप्रोचेस हैव बीन डेवलप्ड, यानी देयर आर 3 अप्रोचेस फॉर दिस पर्पस। नंबर 1 ब्रुश शिफ्टिंग,
हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। भाई हमारी तरफ भी लाइट चली गई आजकल यार। लोड शेडिंग तो नहीं, लेकिन ये कि ये लाइटों का काफी मसला हो रहा है सब जगह पर। काफी बच्चे मुझे बता रहे हैं कि उनकी तरफ लाइट जा रही है, फॉल्ट है या जो भी है, या मेंटेनेंस हो रही है। खैर अभी हमारी लाइट चली गई है तो चलते हैं जल्दी से लेक्चर की तरफ, कहीं ये भी ना बंद हो जाए। अच्छा जी, मैंने आपको 3 सॉल्यूशंस, आवाज आ रही है भाई सबको? सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। कोई प्रॉब्लम हो तो आ बता रही है। दीजिएगा। ये 3 हमने सॉल्यूशंस देखे थे। ब्रुश शिफ्टिंग, दूसरा है कम्यूटेशन पोल्स या इंटरपोल्स, दोनों नाम है इसके, और तीसरा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स। कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स, ठीक है, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? यस सर। अच्छा जी, अब पहली हेडिंग दीजिए ब्रुश शिफ्टिंग। देखें इसमें हम हेडिंग दीजिए ब्रुश शिफ्टिंग। आइए जरा यहां पर। अब देखो पहली सोच सॉल्यूशन की तरफ, यानी ये जिस बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, जब फर्स्ट टाइम हमने सोचा होगा कि यार इसको मसले को हल कैसे करें, तो कैसे हल करें। देखिए इसके हमारे जहन में सबसे पहली बात क्या आती है, हम ये कहते हैं कि यार देखो हमें यहां पर कार्बन ब्रुश लगाना है। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बातें सारी। यहां पर हमें कार्बन ब्रुश लगाना है, ठीक है, और यहां पर न्यूट्रल प्लेन है, यहां पर 0 वोल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट करने की वजह से यहां पर 0 नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम हो रहा था ना, और आर्किंग हो रही है। एग्री भाई? यहां तक एग्री आप लोग? जी तो सर। पहली आप लोग बात ये सोचता है बंदा कि यार इस न्यूट्रल प्लेन को शिफ्ट होने ही ना दो, है ना, ये किसी तरह शिफ्ट ना हो तो मसला हमारा हल हो जाएगा। तो मैं आपको अक्सर ये बात बताता हूं कि इंजीनियरिंग में इस तरह की सोच की परसेंटेज बहुत कम होती है, क्योंकि याद रखो यार इंजीनियर का काम जो होता है उसमें हमेशा ये चीज आएगी कि प्रॉब्लम्स आएंगे, तो नॉर्मली वो प्रॉब्लम्स रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे ये न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट, अब आपको अगर मैं शिफ्टिंग को रोक दूं तो वो कैसे रोकूं? वो आर्मेचर रिएक्शन यानी डिस्टॉर्ट ना करे। तो वो कैसे ना करे कि करंट ना आए? भाई कैसे ना आए? लोड बढ़ेगा तो वो तो चीज होगी, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हम 80% जो अपनी रेजोल्यूशन करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, वो हम कोशिश करते हैं कि हम ऑल्टरनेट रास्ते से जाएं। यानी अगर मैं यहां यूं जा रहा हूं, यहां पर सामने जा रहा हूं और मुझे रुकावट मिल गई, तो उस रुकावट को दूर करने की कोशिश मैं बस 20% तक करूंगा। अगर हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो मैं कहूंगा यार मुझे जंप करके जाना है, या मुझे इधर से जाना है, या मुझे इधर से जाना है। मैं क्या कर रहा हूं? अपने रास्ते को बदल रहा हूं, ऑल्टरनेट वेज इख्तियार कर रहा हूं। तो सारी इंजीनियरिंग में आप देखें आपको इसी तरह के मसले आएंगे। तो आप भी जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो ये बात सोचा करें, जब कोई मसला आए रिजॉल्व करें, नहीं हो तो उसका कोई हल तलाश करें। यार मसला रहने दो, मसला नहीं जाएगा, मसले के होते हुए ही मैं हल तलाश करूं। तो यही सोच थी सबसे पहले कि यार अगर ये न्यूट्रल प्लेन यहां शिफ्ट कर गया तो यहां पर 0 नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा यार न्यूट्रल प्लेन तो नहीं रुकेगा, तो क्यों ना मैं ब्रुश को शिफ्ट कर दूं। इन ब्रुश को मैं शिफ्ट कर दूं, ब्रुश को मैं वहां लगा दूं जहां न्यूट्रल प्लेन हो। क्या ख्याल है आपका? हेलो? तो ब्रुश की सर शिफ्टिंग, लेकिन ब्रुश की शिफ्टिंग, सॉरी, न्यूट्रल प्लेन की शिफ्टिंग नहीं रोकी, उसने ब्रुश की शिफ्टिंग करा दी। जी 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 अरी। ये तो आपने कहा था ना कि ये तो मोटर इफेक्ट और जनरेटर इफेक्ट की वजह से होता है, क्या? कि जो है वो आपका न्यूट्रल प्लेन जो है वो शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट और राइट। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? किस बात का कैसे पता चलेगा कि कहां जा रहा है? ये सर आपने कहा ना कि अभी प्लेसमेंट ऑफ ब्रशेस चेंज कर सकते हैं हम लोग। चेंज कर नहीं सकते, चेंज कर देंगे, ये कह रहा हूं। सर दूसरा आपने कहा था कि फिर नो लोड पे स्पार्किंग आएगी। हाँ नो लोड पे आएगी, ये सवाल बिल्कुल ठीक है। अरीब पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है, खिचड़ी पका रहा है अरीब। कहना क्या चाह रहे हो भाई? सर सवाल यही था, असल में जो है वो थोड़ी कंफ्यूजन थी। सवाल अच्छा यही था। खैर, तो सवाल ये है कि वो कह रहा है कि अगर मैं न्यूट्रल प्लेन यहां शिफ्ट कर दूंगा तो नो लोड के ऊपर स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, नो लोड पे स्पार्किंग होगी। तो आए देखते हैं ये होगा क्या, क्योंकि इस मसले का में ये जो सोल्यूशन है ये कोई इतना अच्छा सोल्यूशन है भी नहीं वैसे। खैर वो ये कह रहा है कि the first attempt to improve the process of computation in real DC machine started with attempt to stop the sparking of the brushes caused by neutral plane shift and LDI upon dt। ये तो उसने बता दिया, ठीक है। The first approach taken by machine designer was simple।
पहली बड़ी सिंपल थी क्या, इफ द न्यूट्रल प्लेन ऑफ द मशीन शिफ्ट, व्हाई नॉट शिफ्ट द ब्रश विद इट इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्पार्किंग. दिस मेथड इज गुड बट देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स. अब वही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. द न्यूट्रल प्लेन मूव्स विद एवरी चेंज इन लोड. पहले तो आप ये सोचें कि हर लोड के चेंज से वो चेंज होगा. मिसाल के तौर पे मैं कहूं यार 1 एम्पियर लोड है तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, लोड 5 एम्पियर है तो और शिफ्ट हो गया, लोड 10 एम्पियर है तो और शिफ्ट हो गया, लोड 20 एम्पियर है तो और शिफ्ट हो गया. इसका मतलब ये हुआ न्यूट्रल प्लेन तो डिपेंड कर रहा है लोड के ऊपर, तो न्यूट्रल प्लेन की शिफ्टिंग फिक्स तो है नहीं. अब ब्रुश तो यार जब मोटर बना रहा हूं, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ब्रुश तो उस वक्त लगाते हैं, तो वो तो उस वक्त फिक्स कर दूंगा मैं. तो मैं कहां करूंगा, 5% पे, 10% पे, 20% पे, 50% पे, 100% पे कहां करूंगा. तो मैं अगर कहीं पर भी करूंगा तो लोड के चेंज होने से वो एक जगह पर सिर्फ स्पार्किंग नहीं होगी, जहां पर ब्रुश है बाकी हर जगह पे हो रही होगी. एक तो प्रॉब्लम हो गया ये कि लोड वेरिएशंस को ये नहीं कर सकेगा. और दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर ये काम हो तो देयरफॉर समवन हैज टू एडजस्ट द ब्रुशेस एवरी टाइम द लोड चेंज. यानी कि जब भी मशीन का लोड चेंज करें आप क्या 5 एम्पियर लोड है, ठीक है, ब्रुश ये लगा हुआ है, मैं कहूं नहीं लोड चेंज कर रहा हूं 15 एम्पियर, तो फिर मोटर खोलो, उसका ब्रुश भी पहले चेंज करो, 15 एम्पियर पे लगाओ. आपको 20 एम्पियर, तो फिर मोटर खोलो, ब्रुश चेंज करो. यार ये पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा. और दूसरा मसला नो लोड पर, तो फिर जाहिर है हर बार नो लोड पे तो फिर स्पार्किंग रहेगी. तो अब होता ये है कि ये मेथड बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है अगर आपकी मोटर फिक्स लोड है. जिसकी मिसालें बहुत सारी होती है, जैसे पानी की मोटर होती है आपके घर में, पानी की मोटर है तो वो एक फिक्स लोड, ज्यादातर एक ही लोड पे चलती है, तो आपको पता है इसके एक ही जगह पे होगी, तो आप वहां पे कार्बन ब्रुश लगाओगे. और नो लोड पर जो है आपको जाहिर बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. इसी तरीके से आप ये कहेंगे कि और भी आपकी एग्जांपल्स हैं कि आप कहें कि जी फॉर एग्जांपल मेरी कोई किचन अप्लायंस की कोई मोटर है या कोई और ऐसी जगह है कोई गंदम पीसने की मशीन है, या इस तरह की कोई भी मशीन, बहुत सारी मशीनें हो सकती है जिसकी स्पीड एक ही होगी चलने में, या उसकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा एक ही स्पीड पे गुजरेगा, 2/3 कम से कम एक ही जगह पे गुजर रहा, तो हम वहां पे ब्रुशेस इंस्टॉल कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस से ये बात मुमकिन है कि आप मशीन को पता कर लो कि इस मशीन की ज्यादा लाइफ कहां गुजरती है, तो वहां पर हम ब्रुश फिक्स कर देंगे. हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? जी सर. तो वहां पर हम ब्रुशेस जो है वो अपने फिक्स कर देंगे, तो हमारा मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है जी. लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, जहां पर हमारी चीजें इतनी ज्यादा क्रूशियल ना हो, जहां पर इतनी चीजें हमारी क्रूशियल ना हो, वहां तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसीलिए ये पहला मेथड है और इतना ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है, बस है. तो अब छोटी छोटी जगहें हो, सस्ती जगहें हो, खिलौने हैं छोटे छोटे, या ऐसे हैं कि जहां मोटर थोड़े से चलने में खराब हो जाए, कोई इशू नहीं, तो आप जाहिर है ये मेथड इस्तेमाल कर लेंगे ताकि स्पार्किंग आपकी ना हो. और